हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़ लेके आऊँगा। इस सीरीज़ का जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा था, हमने सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़े थे, कार्बनिक यौगिकों में संकरण पढ़ा था, ठीक है, और कार्बनिक रसायन का इतिहास पढ़ा था, ठीक है। आज जो हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करने वाले दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा, वैसे ही टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी होते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की, या हाइड्रोजन के प्रकार की। हाइड्रोजन के प्रकार तो देखो हमारे पास में कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन पढ़ा था, वैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री वाले से जुड़ने वाला जो हाइड्रोजन होगा 2 डिग्री, और 3 से जुड़ने वाला जो होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास है CH3, तो ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, इसके साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये वाला वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है हमारे पास में 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ऐसे अगर मैं बात करूं CH3 यहाँ पे CH2, तो यहाँ से देखो ये तो 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे भी इसमें जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसलिए क्या है 2 डिग्री हाइड्रोजन है। इसमें देखो जैसे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो ये वाला जो कार्बन है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री वाला क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब जो इसमें जैसे हमने कार्बन तो 4 डिग्री तक होता है, लेकिन हमारे पास में क्या होगा? हाइड्रोजन जो होता है वो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन होने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए? जैसे मान लो ये 4 डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा होना चाहिए, लेकिन कार्बन की तो पहले क्या होती है? ओनली 4 ही बैलेंसी होती है, तो वो 4 बैलेंसी तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो होगा वो 4 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन होता है वो नहीं होता। मोस्टली 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होते हैं हमारे पास में? हाइड्रोजन होते हैं। और देखते हैं आगे, एक तो ये होगा हमारे पास में, और कौन से हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास में? अल्फा, बीटा, गामा हाइड्रोजन। ये क्या होते हैं? जैसे हमने अल्फा, बीटा और गामा हाइड्रोजन जो कार्बन पढ़े थे, उसी प्रकार से क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो जैसे हमारे पास में मान लो कोई, जैसे मान लो CH3, CH2, COOH, कोई क्रियात्मक समूह के साथ में जो हमारे पास में कार्बन जुड़ा होगा उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसके पास वाला क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। और अगर मान लो इस तरह से लंबी श्रृंखला है, यहाँ पे गामा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा, बीटा और गामा क्या हो जाएंगे? हमारे पास में हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में अल्फा, बीटा और गामा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जो प्रकार थे वो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों का मतलब होता है, जो कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिकों का मतलब होता है हमारे पास में क्या है? हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न होते हैं, उन्हीं को हमने क्या कहा था? कार्बनिक यौगिक कहा था, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास में? कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब हम बात करते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का हम निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। कार्बनिक यौगिकों का निरूपण, वो क्या है हमारे पास में? निरूपण। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में निरूपण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। देखो कौन कौन से प्रकार है। एक तो होता है हमारे पास में लुईस बिंदु संरचना या निरूपण बोल सकते हो आप, ठीक है। एक होता है हमारे पास में पूर्ण संरचनात्मक, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, ठीक है। एक होता है हमारे पास में संघनित सूत्र, ठीक है।
और एक होता है हमारे पास में आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। संरचनात्मक सूत्र, ठीक है। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं। संगणित होता है हमारे पास में कंडेंस्ड, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं हमारे पास में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों का निरूपण होता है, ठीक है। कि लुईस बिंदु संरचना, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, संगणित सूत्र, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। तो वन बाय वन देखते हैं कि होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लुईस बिंदु संरचना की, कि लुईस बिंदु संरचना क्या होती है, ठीक है। तो देखो हमारे पास में लुईस बिंदु संरचना क्या होगी, या लुईस बिंदु जो निरूपण होगा किस प्रकार से होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो बॉन्ड होता है हमारे पास में, मैंने बताया था कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके अंदर सहसंयोजक बंध होता है। तो इस सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम एक डॉट पॉइंट के द्वारा दर्शाते हैं, और इन डॉट पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? लुईस बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में CH4 है, CH4 को हमने लिखा इस तरीके से 4 बॉन्ड बना के, ठीक है। अब ये 4 बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास में, जैसे यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम लुईस बिंदु संरचना से दर्शाएं तो किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 हाइड्रोजनों के हो गए हमारे पास में। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो होगा वो कहलाएगा लुईस बिंदु संरचना कहलाएगी इसकी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा जो है हमारे पास में वो है, दूसरा जो दे रखा है हमारे पास वो है हमारे पास में पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अब ये क्या होता है? तो देखो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों के जो भी हाइड्रोजन्स या अन्य जो हमारे पास में समूह जुड़े होते हैं उनको क्या करते हैं? सहसंयोजक बंध के द्वारा, एक बंध के द्वारा, सहसंयोजक बंध का मतलब डैश वाला इस तरीके से जो बंध होता है उसके द्वारा हम दर्शाते हैं, यानी, ठीक है। तो उस प्रकार का जो हमारे पास में होगा जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है CH4। अभी CH4 का हमें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे? इसका जो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। इसके साथ में 4 हाइड्रोजन है इस तरीके जुड़े हुए 4 बंधों के द्वारा, ठीक है। और जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है C2H6, अगर इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखना है हमें तो किस तरह से लिखेंगे? तो 2 तो हमारे पास में कार्बन हो गए, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से 3 बॉन्ड करके एक इधर एक इधर एक इधर जुड़ जाएगा, ऐसे इसमें जुड़ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हमारे पास में पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। और देखो जैसे मान लो हमारे पास में प्रोपेन है, प्रोपेन को हम किस तरह से लिखेंगे? जैसे ये हमारे पास में प्रोपेन को हम लिखेंगे, क्योंकि प्रोपेन के अंदर क्या होगा हमारे पास में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कार्बन होंगे हमारे पास में और 8 इसमें क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे, C3H8 होगा हमारे पास में प्रोपेन का। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 इधर जुड़ जाएंगे और 2 इधर जुड़ जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में क्या कहलाता है? इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाता है, ठीक है। और एग्जांपल देखें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र की, जैसे अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का अगर हमें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखना है तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो हमारे पास में बेंजीन क्या होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये बेंजीन है, तो यहाँ पे कार्बन होगा, इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, तो हमने इस तरीके से जोड़ दिया। यहाँ पे कार्बन, इसके साथ में हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास में? एकांतर इसमें क्या होते हैं? एक छोड़कर एक द्विबंध होते हैं इसमें, तो यहाँ पे लग गया एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में क्या कहलाता है? बेंजीन का क्या कहलाएगा? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे पास में पूर्ण संरचनात्मक सूत्र होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है संगणित सूत्र। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में संगणित सूत्र या संगणित संरचनात्मक सूत्र, कुछ भी कह सकते हैं इसको।
तो संगणित सूत्र में या संगणित संरचनात्मक सूत्र होता क्या है, देखो जो हमने पढ़ा था किसमें, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में, तो हम क्या करते हैं उसका विस्तारित रूप करते हैं, और संगणित का मतलब होता है उसको शॉर्ट करना, ठीक है। यानी कहने का मतलब जितने भी उसके अंदर बॉन्ड है उन सारे बॉन्ड, जैसे मान लो उसमें CH4 के अंदर 4 जो हमारे पास में हाइड्रोजन जुड़े हुए थे उनको बंध के द्वारा दर्शाए, तो हम क्या कर देंगे इसमें, इसको हम मिला के लिख देंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास में लिखा हुआ है, ये था हमारे पास में क्या, मैथेन का ये पूर्ण संरचना सूत्र था। अगर आप इसको संगणित सूत्र बनाना है तो कैसे बनेगा इसका, इस तरीके से, ठीक है। यानी जो भी बॉन्ड थे हमने उनको हटा दिया, उसको मिला के लिख दिया इस तरीके से। और देखो हमारे पास में अगर जैसे एथेन है इस तरीके से, ठीक है। अगर इसका हमें क्या लिखना है, संगणित सूत्र लिखना है, तो संगणित सूत्र में क्या हो जाएगा, इसको मिला के लिख दो, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। और देखो अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड कुछ इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास में कोई कार्बनिक कंपाउंड है, इसका अगर हमें क्या लिखना है, संरचनात्मक सूत्र लिखना है, तो देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ देखो, यहाँ CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, तो कितने CH2 आ रहे हैं इसमें, 3 CH2 आ रहे हैं भाई। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 CH2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया और उसके साथ में क्या है CH3, तो हम इसको इस तरह से मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास में, इसका संगणित सूत्र कहलाता है या संगणित संरचनात्मक सूत्र कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे जो हमारे पास में आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, तो देखो अगर हम इसकी बात करें कि आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र होता क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में जो हमारे पास में बॉन्ड होता है उसको जिगजैग रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। जिगजैग का मतलब है कि आड़ी तिरछी जो रेखा होती है उसके द्वारा हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास में लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन है ये। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए इसके अंदर। यानी यहाँ पे सिरों पे कार्बन होंगे इस तरीके से, और इन कार्बन को कंप्लीट करने के लिए, कार्बन की 4 बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन होंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन है, एक संयोजकता पूरी है तो 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। यहाँ 2 कंप्लीट है, 1 बाकी है, तो यहाँ इसमें क्या जुड़ जाएगा, 1 H जुड़ जाएगा। ऐसे इसमें हमारे जैसे यहाँ पे क्या है, 2 कंप्लीट है, ठीक है, तो 2 बाकी तो 2 H जुड़ जाएगा। वैसे यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये जो हमारे पास में संरचना होगी हमारे पास, वो क्या कहलाएगी, वो जो हमारे पास में होगा ये आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र कहलाएगा। और देखो आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र और क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास में लिखा हुआ है CH2 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 और इस तरीके से, और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या बना हुआ, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाओ। इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, ये होता है साइक्लोप्रोपेन। तो इसका हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो हम इसका इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, 2 तो यहाँ से कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास में साइक्लोप्रोपेन। और देखो और हमारे पास कुछ इस तरीके से CH2 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसको हम साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरीके से बनेगा, देखो इसका जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। इसमें 5 है तो 5 के लिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। ये जो होगा हमारे पास में इसका क्या कहलाएगा, आबंध रेखा सूत्र कहलाएगा, ठीक है। और भी बहुत से कंपाउंड ले सकते हैं जिनका बना सकते हैं, जैसे हमारे पास में CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। इसका अगर हमें बनाना है इस कंपाउंड का, तो इसका इस तरीके से बन जाएगा। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो देखो यहाँ गिनो आप, 1 2 3 4 5 हो गए, और यहाँ पे इधर से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा है, तो यहाँ पे OH जोड़ दो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या कहलाते हैं इसके, ये जो होंगे हमारे पास में आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है।
हमने कार्बनिक यौगिकों का निरूपण पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका त्रिविमीय रूप किस प्रकार से रहता है, यानी 3D के अंदर वो किस प्रकार से रहेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय रूप, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे पास में, वो क्या होते हैं 3D शेप में होते हैं, 3D के अंदर, यानी 3 डायमेंशनल होते हैं, वो 3 डायरेक्शन के अंदर होते हैं। तो इन कार्बनिक यौगिकों को हम 2 डायमेंशनल के अंदर, जैसे ये जो हमारे पास में व्हाइट बोर्ड है वो क्या है हमारे पास में 2D वाला है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों का हम 3D निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ठोस व डैश व सूत्र। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का 3D निरूपण कर सकते हैं, 3D त्रिविमीय रूप लिख सकते हैं। देखो किस तरह से लिखेंगे हम, जैसे हमारे पास में कार्बन है, सपोज जैसे मान लो हम मेथेन की बात करें, मेथेन को ले रहे हैं। अब मेथेन के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास में कोई कार्बन है, ठीक है। अब इसमें एक कार्बन 4 इसकी संयोजकता होती है, तो इसमें क्या होता है मेथेन की, तो इसमें क्या होता है हमारे पास में, तो जैसे 4 का इसके साथ में कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, तो एक होता है ठोस वेज और एक होता है हमारे पास में डैश वेज सूत्र। अब ये होते क्या है देखो, तो इसमें क्या होगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे हम 4 बंदों को, एक तो हमने इस तरीके से दर्शाएंगे इसको, ठीक, और एक जो होगा वो इस तरीके से लिखेंगे इसको, इस तरीके से, ठीक है। और 4 बैलेंसी है तो 2 इस तरीके से हमारे पास में, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया, एक एच यहाँ पे, एक एच। अब ये है क्या देखो, इसको तो हम बोलते हैं डैश, डैश रेखा बोल दो, ये डैश रेखा है हमारे पास में, ठीक है। और ये जो हमारे पास में ये कैसी रेखा है, ठोस रेखा है, ठोस वेज होगा हमारे पास में। तो देखो हमारे पास में क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, उसकी 4 संयोजकता होती है, तो जो बंद जो देखने वाला होता है उसके सामने होते हैं, ठीक सामने होंगे, उसको तो हम ठोस रेखा के द्वारा या ठोस वेज के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। ये वाला जो बंद है हमारे पास में, ये वाली जो हमने बनाया है, ये किसको बताएगा, ये दृष्टा की ओर होते हैं, यानी दर्शक देखने वाले की ओर होता है, या दृष्टा की ओर होता है, यानी दृष्टा का मतलब देखने वाला, ठीक है। और ये वाली जो डैश लाइनें जो आपको दिख रही है, ये बताती है हमारे पास में दृष्टा से दूर, यानी जो देखने वाला होगा उससे दूर होगा, यानी ये जो हमारे पास में जो डैश लाइन होगी हमारे पास में उन बंदों को बताती है जो दृष्टा से दूर है, ठीक है। और ये जो हमारे पास में इस तरीके से ये जो सीधी लाइनें वाली बनी हुई है, ये जो 2 आबंद है वो हमारे पास में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों बताते हैं हमारे पास में जो हमारे पास में ये जो 2 बंद होंगे हमारे पास में, वो कागज के तल में जो बंद है, यानी जो भी प्लेन जो दे रखा है, जो समतल दे रखा है उसके अंदर जो बंद है उसको बताते हैं। तो समतल में या जो भी प्लेनर है हमारे पास में, या जो कोई कागज का तल है, कागज के तल में स्थित बंद है, उस बंद को क्या करता है, बताता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होता है उनका त्रिविमीय निरूपण कर सकते हैं, 3D के अंदर किस तरीके से होता है हमारे पास में वो बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखो ये क्या होता है हमारे पास में, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं हमारे पास में उनको हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है देखो। तो देखो कार्बनिक यौगिकों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हमारे पास में एक तो होता है हमारे पास में अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय, या इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक। एक तो होता है हमारे पास में अचक्रीय एलिफेटिक यौगिक, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारे पास में वो होता है चक्रीय यौगिक।
चक्रीय यौगिक, ये जो होगा हमारे पास में होगा चक्रीय यौगिक। ठीक है, अब जो चक्रीय यौगिक जो होते हैं हमारे पास में, उसको हम इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो वो दो भाग कौन से, एक तो होता है हमारे पास में समचक्रीय और एक होता है हमारे पास में विषम चक्रीय। समचक्रीय और एक होता है हमारे पास में विषम चक्रीय। ठीक है, तो समचक्रीय जो होते हैं उसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये कौन से हैं दो भाग, एक तो हमारे पास में एलिसाइक्लिक यानी एलिसाइक्लिक वाले यौगिक, और एक जो होता है हमारे पास में वो होता है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक और एक होता है हमारे पास में एरोमेटिक। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं दो भाग, एक तो होता है हमारे पास में बेंजीनोइड और एक होता है नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्या रहते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं हमारे पास में उनका क्लासिफिकेशन है या उनका वर्गीकरण। अब हम वन बाय वन देखते हैं, अचक्रीय यौगिक क्या होते हैं, चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम वन बाय वन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अचक्रीय यौगिकों की। तो देखो दोस्तों, अचक्रीय यौगिक क्या होते हैं, अचक्रीय जिसके अंदर देखो नाम से ही है, जैसे चक्र क्या होता है हमारे पास में एक सर्कल होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक तार है, एक तार का हमारे पास में एक तो फर्स्ट वाला सिरा और एक लास्ट वाला सिरा, दोनों को हम मिला देते हैं तो एक क्या बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है, एक चक्र बन जाता है। ठीक है, तो वो तो चक्रीय में हो जाएगा। और अचक्रीय का मतलब क्या होगा हमारे पास में, कि जो एक सीधी श्रृंखला के अंदर होगा, यानी जिसमें फर्स्ट वाला लास्ट वाला जो कॉर्नर होगा या सिरा होगा आपस में क्या नहीं होगा, जुड़ा नहीं होगा। तो देखो अगर हम बात करें अचक्रीय यौगिकों की, तो अचक्रीय यौगिक क्या होते हैं, अचक्रीय यौगिक, तो अचक्रीय कार्बनिक यौगिक कौन से हो गए हमारे पास में। तो अचक्रीय यौगिक में क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला कार्बन, यानी जो कोई भी श्रृंखला है जिसमें फर्स्ट वाला कार्बन है और लास्ट वाला जो कार्बन होगा वो आपस में क्या नहीं होंगे, जुड़े नहीं होंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट वाले कार्बन को लास्ट वाले कार्बन को अगर हम मिला दे तो एक रिंग बन जाएगी उस कंडीशन में, यानी चक्रीय हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, वो जुड़े नहीं होंगे हमारे पास में। तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में क्या होते हैं, जैसे CH3 CH2 कोई लंबी श्रृंखला वाला कोई सा भी यौगिक लेते हैं इस तरीके से, ये सीधी श्रृंखला वाले यौगिक होंगे। ठीक है, तो अचक्रीय यौगिक में क्या होता है, एक तो सीधी श्रृंखला वाले यौगिक आते हैं और एक आता है हमारे पास में शाखित श्रृंखला वाले यौगिक। तो ये तो देखो सीधी श्रृंखला वाला यौगिक है। शाखित का मतलब है कि उसमें बहुत सारी ब्रांच होंगी। जैसे हमारे पास सपोज ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे CH3 CH2 CH3, या फिर इस तरीके से देखो आप, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं, ये तो होते हैं हमारे पास में बिना शाखाओं वाले, या जिसको हम बोलते हैं अशाखित। ये तो कैसे होते हैं, अशाखित होते हैं, मतलब जिनमें शाखाएं नहीं होती है। और ये वाले जो होते हैं वो होते हैं शाखित। दोनों के दोनों किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे पास में अचक्रीय यौगिकों में। ठीक है, तो अचक्रीय यौगिक में क्या होंगे हमारे पास में, शाखित यानी जिनमें ब्रांचेज होगी, और दूसरा क्या होगा, अशाखित वाले। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास में अचक्रीय यौगिक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चक्रीय यौगिकों की। सेकंड जो है हमारे पास में वो है चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक यानी चक्रीय कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं। ठीक, अब देखो चक्रीय यौगिक सीधा सा है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास में, कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक इसमें क्या होगा, एक वलय का निर्माण होगा। चक्रीय यौगिक क्या होते हैं हमारे पास में, जैसे मान लो कि फर्स्ट वाला कार्बन है और किसी कार्बन श्रृंखला में बहुत सारे कार्बन दे रखे हैं, तो फर्स्ट वाले कार्बन को लास्ट वाले कार्बन को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, आपस में जुड़े हुए हैं, तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक वलय बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगी उस कंडीशन में, या कह सकते हो वो जो यौगिक होगा हमारे पास में कैसा हो जाएगा, चक्रीय यौगिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं हमारे पास में, चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चक्रीय यौगिकों में बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लो ये वाला यौगिक है, इसमें भी क्या होता है कि कार्बन जो फर्स्ट और लास्ट वाली जो सीरीज जुड़ी हुई है, जैसे मान लो कुछ इस तरीके से था, जैसे ठीक है, जैसे हमारे पास में ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, तो ये बंद श्रृंखला में जुड़े हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होता है कि दो कार्बन के जो सिरे हैं वो आपस में क्या जुड़े हुए हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे पास में।
तो ये कहलाता है हमारे पास में चक्रीय यौगिक। अब चक्रीय यौगिक हमारे पास में 2 टाइप्स के थे। एक तो था हमारे पास में समचक्रीय यौगिक और दूसरा क्या था हमारे पास में विषम चक्रीय यौगिक। तो समचक्रीय यौगिक जो होते हैं हमारे पास में वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो था हमारे पास में समचक्रीय यौगिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समचक्रीय यौगिकों की कि समचक्रीय यौगिक क्या होते हैं। देखो सम का मतलब समान, चक्रीय का मतलब उसमें क्या होगी, वलय होगी और कंपाउंड है हमारे पास में। ठीक है, कहने का मतलब है हमारे पास में कि ऐसे यौगिक जिनकी वलय के अंदर एक ही प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास में परमाणु होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनकी वलय में केवल और केवल कार्बन परमाणु होते हैं हमारे पास में, वो क्या कहलाते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, जैसे हमारे पास में ये था, ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे इस वलय के अंदर केवल और केवल कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु नहीं है। कहने का मतलब है अन्य परमाणु का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर। ठीक है, इस तरह के कोई विषम परमाणु इस वलय के अंदर नहीं जुड़े हुए हैं। भाई कार्बन की जो हमारे पास में रिंग है हमारे पास में, तो कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु उसके अंदर नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास में क्या कहलाते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लो, ये क्या है हमारे पास में, साइक्लोप्रोपेन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है हमारे पास में, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो समचक्रीय का मतलब होगा उसकी वलय के अंदर एक ही प्रकार के क्या होंगे हमारे पास में परमाणु होंगे, तो वो समचक्रीय यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो हम समचक्रीय यौगिकों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो 2 भाग कौन कौन से हैं हमारे पास में, ये समचक्रीय यौगिक थे उसके 2 भाग हैं। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं, हमने 2 भाग पढ़े हैं समचक्रीय यौगिकों के। समचक्रीय यौगिक, तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो था हमारे पास में कौन सा, एक तो था हमारे पास में एलिसाइक्लिक, और एक कौन सा था हमारे पास में, एक था एरोमेटिक। तो इसके 2 भाग थे हमारे पास में, एक तो एलिसाइक्लिक और दूसरा था हमारे पास में एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक की कि एलिसाइक्लिक होता क्या है। देखो तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है हमारे पास में, देखो एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जो एलिसाइक्लिक होते हैं हमारे पास में, एलिसाइक्लिक क्या होंगे हमारे पास में, तो एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं इनके जो गुण होंगे हमारे पास में, एलिसाइक्लिक यौगिकों के जो गुण होते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं, अचक्रीय जो यौगिक होते हैं, एलिफेटिक यौगिक होते हैं उनके समान होते हैं। ठीक है, कि जो एलिसाइक्लिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके जो गुण होंगे वो किसके तरह होंगे, जो हमारे पास में अचक्रीय यौगिक होते हैं उनकी तरह। ठीक है, और इनकी वलय के अंदर, क्योंकि ये समचक्रियों में आते हैं, तो वलय के अंदर केवल कार्बन परमाणु की वलय होगी इसकी। तो जैसे हमारे पास में ये लिखा हुआ है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, या साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, या इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। और भी देखो बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास में इस तरीके से, ये साइक्लोपेंटेन, ये 5 वाला है इसमें। ठीक है, इसको हम साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो है हमारे पास में क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एरोमेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास में एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक, अब देखो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक जो शब्द है हमारे पास में वो ग्रीक भाषा का एक शब्द एरोमा, उससे मिलकर बना है। देखो एरोमेटिक जो है हमारे पास में ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसको बोलते हैं एरोमा। ठीक है, इस एरोमा का मतलब होता है सुगंध, यानी गंध से। तो जितने भी हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास में, उनमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है, इस वजह से इनको एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होगा, एरोमेटिक जो यौगिक होंगे, देखो इनमें क्या होता है हमारे पास में, एक तो इनमें क्या होगा, इनमें जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे हमारे पास में, इनके अंदर क्या होगी, वलय होगी, रिंग पाई जाएगी, क्योंकि एरोमेटिक है तो चक्रीय यौगिकों में तो वलय होगी। साथ में क्या होता है, इनके अंदर अनुनाद होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा हमारे पास में, अनुनाद रहेगा इसके अंदर। साथ में क्या होगा हमारे पास में कि इसके जो एरोमेटिक यौगिकों के अंदर जो वलय होती है, और वलय के अंदर जो हमारे पास में पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होंगे इसके अंदर, डीलोकलाइज्ड होंगे, यानी विस्थानीकृत होंगे।
यानी पाइबंद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे विस्थानीकृत होते हैं, विस्थानीकृत। अब ये विस्थानीकृत क्या है, देखो कहने का मतलब है जैसे अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन के अंदर कुछ इस तरीके से, इसमें देखो एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो देखो अगर इसमें पाई, ये तो पाई बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, ऐसे 3 पाई बॉन्ड हो गए, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन से टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास में, वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, वो एक जगह ठहरते नहीं है, वो क्या करते हैं पूरी वलय के अंदर, पूरी रिंग के अंदर क्या रहेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका जो चक्रण करना होता है उसी को हम बोलते हैं विस्थानीकृत, या जिसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, जिस वजह से इनमें क्या होता है, रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं इसके अंदर। साथ में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास में, वो कैसे होंगे हमारे पास में, समतलीय होते हैं, प्लेनर होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, और देखो समतलीय होंगे, साथ में क्या करेंगे, ये हकल के नियम का क्या करेंगे, पालन करेंगे, हकल के नियम का। ठीक है, तो हकल का नियम होता है हमारे पास में 4n+2 और पाई। ठीक है, तो ये जो 4n+2 पाई होता है हमारे पास में, वो हकल का नियम होता है। n क्या है हमारे पास में, कोई इंटीजर्स होता है हमारे पास में, यानी कोई भी हमारे पास में क्या होगा, जैसे n की वैल्यू हमारे पास में 0 1 2 3 इस तरीके से होगी हमारे पास में, इंटीजर होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या होता है कि ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये कंडीशन होगी हमारे पास में। ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं हमारे पास में, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब मैंने बताया आपको कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो एक तो होता है हमारे पास में बेंजीनोइड, और दूसरा होता है हमारे पास में नॉन बेंजीनोइड। अब ये भी देख लेते हैं ये क्या है हमारे पास। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स थे हमारे पास में, उनके 2 प्रकार थे। एक तो होता है हमारे पास में बेंजीनोइड, और दूसरा है हमारे पास में नॉन बेंजीनोइड। तो देखो बेंजीनोइड का क्या मतलब है और नॉन बेंजीनोइड का क्या मतलब है, यानी इसमें क्या होगा हमारे पास में कि बेंजीनोइड यौगिक ऐसे एरोमेटिक यौगिक होते हैं जिनके अंदर बेंजीन वलय पाई जाती है, वो बेंजीनोइड यौगिक कहलाते हैं। जैसे बेंजीन या उसके जो व्युत्पन्न होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं बेंजीनोइड के अंदर। जैसे बेंजीन है, ठीक है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, या उसके कोई से भी डेरिवेटिव ले लो आप, जैसे यहाँ पे OH है तो इसको हम फिनोल कहते हैं, ये फिनोल हो गया। या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, इसको हम मेथिल बेंजीन या टालुइन कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास में बेंजीनोइड यौगिक होते हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर बेंजीन और बेंजीन से या बेंजीन या उसके जो व्युत्पन्न होते हैं वो बेंजीनोइड यौगिकों में आते हैं। ठीक है, नॉन बेंजीनोइड में क्या होता है हमारे पास में, नॉन बेंजीनोइड हमारे पास में वो यौगिक होते हैं जिनके अंदर बेंजीन वलय नहीं होती है। ठीक है, तो वो सारे के सारे हमारे पास में क्या कहलाते हैं, नॉन बेंजीनोइड यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में ट्रोपेलोन है। ट्रोपेलोन क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके से, रहेगा हमारे पास में। ठीक है, तो यहां देखो हमारे पास में, तो यहाँ देखो कार्बन है, यानी एक छोड़ के एक लगा दो, यहाँ पे जो एकांतर द्विबंध है, यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ के यहाँ पे लगा दो, इसको छोड़ के यहाँ पे लगा दो, ट्रोपोलोन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये एरोमेटिक जो यौगिक थे हमारे पास में, उनके जो टाइप्स है वो हो गए। ठीक है, आगे हम एक चीज बच रहा था हमारे पास में, विषम चक्रीय। ये तो हमने समचक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये समचक्रीय यौगिक इस प्रकार से रहते हैं। जो हमारे पास में नेक्स्ट था वो है विषम चक्रीय यौगिक। अब विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, पहले तो हमने पढ़ा कार्बनिक यौगिक 2 टाइप्स के होते हैं, एक अचक्रीय यौगिक, एक हमारे पास में चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक में क्या था हमारे पास में, 2 प्रकार के थे, एक तो समचक्रीय यौगिक और एक विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक हमने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड जो है इसका वो है विषम चक्रीय यौगिक। तो इसमें क्या होगा हमारे पास में कि विषम चक्रीय यौगिकों में क्या होगा हमारे पास में कि जो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो वलय होती है, जो रिंग होती है, उसके अंदर क्या होगा, कोई विषम परमाणु, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर,
आदि जो इनमें से कोई सा भी जो परमाणु होगा हमारे पास में वो जुड़ा होगा उस वलय के अंदर। तो ऐसे जो हमारे पास में यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास में सपोज इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं थायोफीन। ये होता है हमारे पास में थायोफीन, ठीक है। या फिर इस तरीके से देखो आप, अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन, ठीक है। या फिर हमारे पास में इस तरीके से नाइट्रोजन अगर अब जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी इसकी, तो इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। ये कहलाता है हमारे पास में पिरिडीन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में यौगिक हो गए हमारे पास में विषम चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा ये सारी इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा, जो भी इसके जो नेक्स्ट जो भी आगे की जो चीज़ होगी वो आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।